को कलियुग के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि उस युग में कली उनका जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। वेल ये इस फिल्म के क्लाइमैक्स एंड काइंड ऑफ पार्ट 2 को फोरशैडो करता है, क्योंकि फिल्म के एंड में जैसा हम देखते हैं कि कली असुर या फिर सुप्रीम यास्किन के अंदर भी अब कल की अवतार का एक अंश है एंड वो इतना पावरफुल है कि अब गांडीव धनुष को वील्ड कर सकता है, विच मीन्स कि इन ट्रू सेंस वो अब कल की अवतार के जन्म को रोकने के लिए सक्षम है एंड नेक्स्ट पार्ट पे वो ऐसा ही करेगा। तो ये वो पार्ट है जहाँ पर अश्वत्थामा का असली चैलेंज स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद से एक एनिमेटेड मोन्टाज हमारे सामने आता है जिसमें कलयुग को चरम पे जाते हुए हमें दिखाया जाता है। अब बहुत ही ध्यान से देखने के बाद मैंने नोटिस किया कि इसमें कुछ एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि ह्यूमन के ब्रुटैलिटी लेवल्स को दर्शाते हैं। जैसे कि ये जो सीन है ये वाइकिंग वॉर का सीन है। ये आर्मर जो हम देख रहे हैं ये वाइकिंग आर्मर है। 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक वाइकिंग्स ने यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पे हमला किया था और अपना कब्जा जमाया था एंड बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था, इंक्लूडिंग सिविलियंस। एंड ये स्निपेट उसी चीज को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट फ्रेम में जिसे हम देख सकते हैं ये है जूलियस सीजर, वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस रोमन एम्परर नोन इन हिस्ट्री, जो अपने पावर्स का मिसयूज करता था अपने प्लेजर्स और अपने एंटरटेनमेंट के लिए। एंड हम यहाँ देख भी सकते हैं कि ग्लैडिएटर रिंग में वो क्या कर रहा है इस इंसान के साथ। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम देख सकते हैं कि एक बंदा घोड़े पे सवार है और ऐसे कॉटन फार्मिंग करवा रहा है लोगों से चाबुक के दम पर। तो 1861 में यूएसए में सिविल वॉर की वजह से जो कॉटन प्रोडक्शन था वहां का वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका था, जिसके बाद से ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी मुंडी घुमाई इंडिया और इजिप्ट की तरफ, जहां पर उस वक्त कॉटन प्रोडक्शन हो रहा था। एंड फिर वहां जाके उनको सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही उगाने को मजबूर किया ताकि अपने सप्लाई और डिमांड को मीट कर सकें। तो ये फ्रेम उस चीज को दर्शाता है जहां ये ब्रिटिशर्स इन इजिप्शियंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है कॉटन के लिए। फिर इसके बाद यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, हेल। अब इसके आगे बोलूंगा तो वीडियो बैन हो सकती है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि नाजीज कैसे ज्यूस को ऐसे चेंबर्स में डाल के जला रहे हैं एंड फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि एक गड्ढे में ये लोगों को शूट करके फेंक रहे हैं। अब ये जो चीज है ये कोई एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं था, बल्कि वॉर्स के टाइम पे ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी, जहां पर जो सोल्जर्स होते थे वो अपने एनिमी सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स और सिविलियंस को ऐसे गोली मार के एक साथ गड्ढे में दफना देते थे। इसको पिट किलिंग्स कहा जाता था एंड थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत सी वॉर्स में ऐसा किया गया है। फिर हम यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाई करते हुए देख सकते हैं एंड आई लव द फ्रेमिंग, जहाँ एक ही फ्रेम में मंदिर मस्जिद दिखा के सिग्निफाई किया जा रहा है कि धर्म के ऊपर कैसे लड़ाइयाँ होती आई हैं इतिहास में। अब इसी एनिमेटेड सीक्वेंस पे अगर ध्यान दो तो हम यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के झंडे देख सकते हैं एंड उनके सामने हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स का एम्बलम जो कि कली असुर है। एंड देखो कैसे ये सारे झंडे उसके सामने गिर जाते हैं, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन हमको दिखाया जाता है एंड इस सीन से हमें समझ आता है कि आखिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ कैसे होगा। इवन याद करो कि यास्किन फिल्म में एक डायलॉग कहता है, भगवान या पैसों के नाम पे युद्ध करने वाले इंसानों को एक ही युद्ध से जिताया मैंने। तो बेसिकली आने वाले टाइम में सारी कंट्रीज आपस में वॉर में होंगी एंड इसी ग्लोबल डिस्टेबलाइजेशन का फायदा उठा के सुप्रीम यास्किन इन सारी कंट्रीज को अपने घुटनों पे झुका देगा एंड दुनिया से ये कंट्री, स्टेट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर देगा एंड इन सारी चीजों को एक जगह सेंट्रलाइज कर देगा कॉम्प्लेक्स में। एंड मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी कंट्रीज फॉल हुई उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके यास्किन ने कॉम्प्लेक्स को बनाया होगा। अब इस सीन में जहां हमें ये अंडरग्राउंड टनल दिखाई जाती है, इसमें ये जो चीज होती है जिसमें से रेबल्स बाहर आ रहे हैं, अगर इस पे ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है काशी लूप। कुछ याद आया? हाइपर लूप, एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो कि एलॉन मस्क ने 2013 में प्रपोज किया था। इस ट्रेन की मदद से घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकता था, ऐसा एलॉन मस्क का क्लेम था। ऑल्दो अभी तक वर्ल्ड में कोई भी हाइपर लूप एग्जिस्ट नहीं करती। अब सिंस ये मूवी साल 2898 एडी में बेस्ड है तो इस मूवी के वर्ल्ड के हिसाब से जो हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट है वो एक सक्सेस होगा और इंडिया के पास भी अपना खुद का एक हाइपर लूप होगा काशी लूप के नाम से। इंटरेस्टिंगली इसका डिजाइन देखो तो वो भी हाइपर लूप के कॉन्सेप्ट जैसी है, लेकिन ऑब्वियसली यास्किन के कब्जा करने के बाद से ये सब कुछ तबाह हो गया होगा एंड ये काशी लूप ऐसे यहाँ कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि यास्किन के कब्जा करने से पहले जो वर्ल्ड था वो काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका था। अब एक और आखिरी पॉसिबिलिटी पर बात कर लेते हैं सीड को लेकर। वो फॉर्मूला जो यास्किन औरतों में इम्प्लांट करके उन्हें इम्प्रेग्नेट करता है ताकि उनसे सेरम एक्सट्रैक्ट कर सके, जिसको फिल्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आखिर है क्या। ऑल्दो इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आखिर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, लेकिन फिल्म को दोबारा ध्यान से देखने के बाद कुछ और चीजें समझ में आती हैं। तो सुप्रीम यास्किन के इस सीड के पीछे का आखिर फॉर्मूला क्या हो सकता है? एक चीज जो कि बहुत ही क्लियरली इस फिल्म में दिखाई गई है और वो है सुप्रीम यास्किन का इंसानों के प्रति नफरत, पर्टिकुलरली ड्यू टू द फैक्ट कि इंसान एक डिफेक्टिव स्पीशीज है। ह्यूमन बीइंग्स की पैदाइशी डिफेक्ट है। और इस साइंटिस्ट को जान से मारते वक्त देखो वो क्या कहता है। मला ना लहानपणापासूनच लग्नाची खूप आवड होती। मग एक दिवस नातेवाईकांनी काही मुलांचे फोटो जानना था मैं क्या है इस सीरम में। तुम्हारे डिफेक्ट का सलूशन
नाउ व्हाट आई थिंक कि ये जो सीड है ये यास्किन का एक अटेम्प्ट है जेनेटिकली एडवांस ह्यूमन डीएनए क्रिएट करने का, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। मे बी वो गॉड्स या डेमी गॉड्स के डीएनए को भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हो, जो कि हर एस्पेक्ट में फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ में ह्यूमन से काफी आगे होंगे। एंड उन्हीं के एक्सट्रैक्टेड सीरम से वो खुद को ताकतवर बनाना चाहता है। बट देन वो डीएनए जो है वो इतना ज्यादा एडवांस है कि औरतें उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं झेल पाती। समेटी के केस में वो सीड कभी उसके अंदर इम्प्लांट ही नहीं हुआ, बिकॉज उसकी सीडिंग का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहा था। एंड उसके पेट में जो बच्चा है वो एक एक्चुअल गॉड है, या हम कहें कल की अवतार है, जो एक डिवाइन ब्लेसिंग से उसके अंदर कंसीव हुआ है, ना कि यास्किन के फॉर्मूला से, जो कि क्लियर है फिल्म के इस सीन से, जहां भी सी हिम शोकेसिंग सम पावर, जो कि एक आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ बच्चा नहीं शोकेस कर सकता, सिर्फ एक भगवान कर सकता है। अब बात करते हैं भैरवा के हाथ में बने इस सिंबल के बारे में। अब ये जो सिंबल है ये वाइकिंग्स का सिंबल है, जिसको वेल्कनेट कहा जाता है। लेकिन दिमाग घुमा देने वाली बात तो इसके पीछे की डिटेल है। नॉर्स मैथोलॉजी में ये सिंबल उन वॉरियर्स के लिए यूज होता था जो कि जंग में मारे जाते थे, एंड उनकी डेथ की ग्लोरी को सिंबलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड गेस व्हाट कि भैरवा किसका रीइंकार्नेशन है? कर्ण का, जो कि एक वॉरियर था जो बैटल में मारा गया